Afternoon, everyone. Class 8. Who all are present in the class? Good afternoon. Good afternoon. Same to you. Yeah, happy Janmashtami to all of you. From my side also. Who all are in fast? Anyone who is fasting today? Okay. ठीक है. Now guys, take out your question notebooks. Question answers करेंगे हम. Notebooks निकालो सब अपने अपने. Okay, fine. This is not the age to fast also. Okay, fine. Take out your notebooks. All of you, last class we have completed the chapter, the judiciary part. Judiciary part हमने complete कर दिया था. Judiciary के question answers करेंगे. Take out your notebooks. हाँ, light आ रही है. 1 मिनट. Wait, I'll let me. Okay. Now, all of you have taken out your notebooks. Notebooks निकाल लिए. Okay. Come to page number 65. 65 में आ जाओ. पेज नंबर 65 निकालो. पहला क्वेश्चन लिखो. Define the term violation. ग्लॉसरी में देखो, लास्ट में दिया हुआ है. पेज नंबर 65 लास्ट में दिया हुआ है ग्लॉसरी में. डिफाइन द टर्म वायोलेशन. इसका आंसर यहां से लिखोगे. इट रेफर्स बोथ टू द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ as well as to the breach or infringement of fundamental rights. मिला सबको? Everyone got it? क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म. दिवेन तू सोता रहता है. डिफाइन द टर्म वायोलेशन. 65 पेज नंबर ग्लॉसरी का लास्ट पॉइंट. डिफाइन द टर्म वायोलेशन. आंसर लिखोगे. इट रेफर्स बोथ टू द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग ए लॉ एज वेल एज टू ब्रीच और इन्फ्रिंगमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. विशाखा कर ली. गुड. ऋषभ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. व्हाट डू यू मीन. सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. What do you mean by the term? What do you mean by the term acquit? What do you mean by the term acquit? ग्लॉसरी में फर्स्ट पॉइंट. पेज नंबर 65 ग्लॉसरी का फर्स्ट पॉइंट. What do you mean by the term acquit? इसको ऐसे कैसे लिख दोगे? This refers to the court declaring that a person is not guilty of the crime which he or she was tried for by the court. Done. Very good. 6G नेटवर्क चल रहा है. ओके. सबका 6G नेटवर्क चल रहा है ना? दिवेन का छोड़ के कि दिवेन का भी चल रहा है? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो.
Question number 3. What do you mean? What do you mean by the term? What do you mean by the term? इन्वर्टेड कॉमा में लिखना टू अपील. इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे टू अपील. What do you mean by the term to appeal with reference REFERENCE with reference to the context? What do you mean by the term to appeal with reference to the context? वापिस मैं बोल रहा हूं. What do you mean by the term to appeal with reference to the context? ग्लॉसरी में सेकंड पॉइंट टू अपील में लिख दोगे. यहां से दिस से लिखोगे. दिस रेफर्स टू ए पेटिशन filed before a higher court to hear a case that has already been decided by a lower court. ये इसका आंसर. सबने कर लिया? ओके. दीवान तेरा 6G नेटवर्क कनेक्ट हो गया ना? तनीषा कर ले. तनीषा का हो गया? अब आ जाओ पेज नंबर 61. ठीक है, लिखो पेज नंबर 61 का. पेज में ऊपर में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन को लिखो. डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? पेज नंबर 61 पेज में ही ऊपर में लिखा हुआ है डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट. यहां पहले ही लाइन में देखो दिया हुआ है ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री. दिस इंप्लाइज दैट every citizen has a right to justice through the court. यहां तक बस. मैं रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करोगे. all citizens of India can access the courts in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. Got it, everyone? विशाखा कर ली बेटा? विशाखा का हो गया? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. पेज नंबर 60 में आ जाओ. यशपाल ईयरफोन लगा ले अगर सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो. ईयरफोन लगा लो. बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको ही हो रही है, तुम ईयरफोन लगा लो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. पेज नंबर 60 में आ जाओ. डिफरेंशिएट बिटवीन differentiate between criminal law and civil law.
डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। पेज 60 में दिया हुआ है। देखो पेज 60 में ये जो टेबल दिया हुआ है ना बेटा, ब्रिंजल बहुत फास्ट जा रही है तू। देखो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, और इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनको ऐसे के ऐसे लिखोगे इस आंसर में। ये जो टेबल दिया हुआ है डिफरेंशिएट टेबल क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का, पेज नंबर 60 में इसको ऐसे के ऐसे लिख दोगे। सबको मिल गया आंसर एवरीवन? ओके। बारिश हो रही है क्या तुम्हारे उधर? हाँ बारिश हो रही है। तो उधर जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? तुम्हारे उधर सेलिब्रेट कर रहे हैं? टेम्पल्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या? पास के तुम्हारे कॉलोनी के टेम्पल्स में नहीं कर रहे हैं? अच्छा चलो कोई नहीं। पेज नंबर अब आ जाओ 57 में। पेज नंबर 57 में आ जाओ। पेज नंबर 57 में क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। ये क्वेश्चन को लिखोगे, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। लिख लिया सबने क्वेश्चन? इसका आंसर मैं तुमको बता दूं। जस्ट इस क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर 57 में, there are 3 different levels of court in our country. There are several courts at the lower level, while there is only one at the apex level. The courts that most people interact with are subordinate or district courts. These are usually at the district or tehsil level or in towns, and they hear many kinds of cases. Each state is divided into districts that are presided over by a district judge. Each state has a high court which is the highest court of the state. यहां तक करोगे? ये थोड़ा बड़ा आंसर, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं। डन हो भी गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। रिपीट करूं क्या किसी के लिए, कोई रह गया हो तो? नहीं, सबने कर लिया। चलो छविकांत, तुम्हारा भी आज 6G चल रहा है क्या? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत फास्ट चल रहे हो आज। आज लगता है सब भरपेट पराठे खा के बैठे हो। हम्म। अब आ जाओ पेज नंबर 56 में। प्रिंजल का 10G चल रहा है, क्या बात है। देवेश नहीं लिख पाया। देवेश पेज नंबर 57 में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। उसमें पहला लाइन से शुरू कर लो, देयर आर 3 डिफरेंट लेवल कोर्ट्स, वहां से लेकर ईच स्टेट हैज ए हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। मिला? नाइन्थ लाइन तक मिल गया देवेश? ठीक है। आप पेज नंबर 56 में आ जाओ और वहां पर जो क्वेश्चन दिया है इसको लिखो। यशपाल तेरा नेटवर्क मेरे नेटवर्क से बाहर है। पेज नंबर 56 में क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी।
पेज नंबर 56 में क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इसको लिख लो। इसका आ जाओ थर्ड पैराग्राफ में। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का जो क्वेश्चन दिया है, इसका थर्ड पैराग्राफ में आ जाओ। थर्ड पैराग्राफ में देखो, नीचे से फोर्थ लाइन, थर्ड पैराग्राफ का नीचे से फोर्थ लाइन, दिस मीन्स हियर इज दैट other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. यहां तक लिखोगे। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, जो पेज नंबर 56 का क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इसके लिए थर्ड पैरा में आ जाओ। थर्ड पैरा का नीचे से फोर्थ लाइन, दिस मीन्स हियर इज दैट other branches of government, the legislature and the executive cannot interfere in the work of the judiciary. The courts are not under the government and do not act on their behalf. सबको मिला? सबको मिल गया? एनी डाउट? कोई रह गया हो तो रिपीट करना है किसी के लिए? नो? देवेश लिख लिया? ओके, गुड। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 में आ जाओ और ये वाला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी। पेज नंबर 55 का ये क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशियरी। इसमें पहला पॉइंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिखोगे, इसको पॉइंट में लिखोगे। पहला पॉइंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का पूरा लिखोगे। सेकंड पॉइंट में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को पूरा लिखोगे। थर्ड पॉइंट जो है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, इसका यहीं तक लिखोगे 3 लाइन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट if they believe that their fundamental rights have been violated. बस इतना ही। वापिस मैं बोल रहा हूं तुमको, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी, ये जो है इसको पॉइंट में लिखोगे। पहला पॉइंट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको पूरा लिखोगे। सेकंड पॉइंट में जुडिशियल रिव्यू, इसको पूरा लिखोगे। थर्ड में अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, इसके सिर्फ 3 लाइन लिखना है। Every citizen of India can approach the Supreme Court or the High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. सबका हो गया? टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 8 क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, विशाखा सेकंड पॉइंट जुडिशियल रिव्यू पूरा लिखना है बेटा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और जुडिशियल रिव्यू पूरा लिखना है। टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए। अब इसके अलावा देखो एक काम तुमको और करना है, पेज नंबर 63 में आ जाओ। पेज नंबर 63 में अभी बाय बाय नहीं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी टाइम है, अभी 3:20 हुई है, अभी मैंने क्लास खत्म नहीं किया। हाँ, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो डायलॉग सुना है ना शाहरुख खान का, पिक्चर अभी बाकी है।
डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। पेज नंबर 63 में आ जाओ। पेज नंबर 63 में एक टेबल दिया हुआ है, नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट। दिखा रहा हूं ना, ये पेज नंबर 63 में जो नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया का जो टेबल है, इसको करोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, इसको करोगे। ठीक है, ये पूरा जो वर्क मैंने बताया है, इसको तुमको जो है अपने एसएसटी नोटबुक्स में करना है। अब हम एक चैप्टर का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन करेंगे। चैप्टर ज्योग्राफी की बुक है क्या अभी तुम्हारे पास? ज्योग्राफी की बुक अभी तुम्हारे पास है? सबके पास है क्या? तो चैप्टर 6 कर लें, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करें, या ज्योग्राफी का एक चैप्टर स्टार्ट करें? चैप्टर 6 को कर लें, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करें, या ज्योग्राफी को स्टार्ट कर लें? ज्योग्राफी करें। ज्योग्राफी ठीक है, ज्योग्राफी को स्टार्ट कर लो तो। जियो करे पहले, ठीक है, मैं जियो बुक निकालता हूं। ओके, ज्योग्राफी निकाल लो फिर। मैंने भी ज्योग्राफी निकाल ली, ज्योग्राफी निकाल लो सब कोई। थोड़ा सा ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें काफी सारे चैप्टर हमने सिविक्स में कर लिए, अब ज्योग्राफी को करेंगे। चैप्टर 1 रिसोर्सेज। देखो, रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारे लिए यूजफुल हो, जिसको हम कई फॉर्म्स में यूज में ले सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। पहला चैप्टर निकाल लो सब कोई, रिसोर्स। तो रिसोर्स का मतलब कोई भी नेचुरल या मैनमेड जिसको हम अपने यूज में ले सके, उसको कहते हैं रिसोर्स। कोई भी चीज जिसको हम अपनी यूटिलिटी के लिए लेते हैं, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सारे जो भी चीज हम इनको अपनी यूज में लेते हैं, ये रिसोर्सेस हैं और ये हमारी यूटिलिटी की चीजें हैं। अरे मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही मेरे यहाँ, बारिश हो रही है, लाइट नहीं आ रही। मैं इतना गोरा आदमी तेरे को नहीं दिख रहा हूं? मोहित, प्रिंजल, चश्मा लगा के देख। मैं इतना फेयर आदमी तेरे को नहीं दिख रहा हूं? फिर नेग्रो कैसे दिखेगा? मैं तो बिल्कुल अमेरिकन जैसे बिल्कुल फेयर कलर हूँ, व्हाइट कलर बिल्कुल है मेरा। तुम सबसे ज्यादा फेयर हूं मैं। वो तो क्या, भी थोड़ा धूप से आया हूं मैं, बिल्कुल फेयर हूं मैं, बिल्कुल अमेरिकन जैसे मेरा कलर व्हाइट है। तू चश्मा चेंज कर प्रिंजल, तेरा चश्मा खराब है। ब्लैक गॉगल्स पहन ली होगी इसलिए ब्लैक जैसे दिख रहा है। व्हाइट गॉगल्स पहन, बिल्कुल व्हाइट दिखूंगा मैं। एनीवे, यूटिलिटी की बात कर रहे थे हम। यूटिलिटी की बात कर रहे थे हम। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एज ए रिसोर्स। कोई भी सब्सटेंस या चीज जिसको हम अपने यूज में लेते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल है, उसको हम कहते हैं एज ए रिसोर्स। जो भी चीज हमारी यूटिलिटी का होता है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। अरे मैं जहां बैठ जाता हूँ वहां ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
मैं जहां बैठ जाता हूँ ब्राइटनेस ही ब्राइटनेस होती है। उसके बाद हम आते हैं वैल्यू। वैल्यू मीन्स वर्थ। किसी भी चीज की वैल्यू का मतलब होता है उस चीज की वर्थ क्या है, उसका कितना इंपॉर्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। तो वैल्यू मीन्स वर्थ। सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। फॉर एग्जांपल मेटल्स may have an economic value, a beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human needs। देखो, वैल्यू का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे से उसका वैल्यू हो, यानी सिर्फ इकोनॉमिक वैल्यू हो। जैसे कि एक बहुत ब्यूटीफुल साइट है, वो तो दिखेंगी। मैं दिख रहा हूं तो मेरी मूछें भी दिखेगी। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज का एक इकोनॉमिक वैल्यू हो तभी जाके वो वैल्यूबल होता है। कोई एक ब्यूटीफुल साइट है, उसको देखकर हमको बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है, और जो है हम वहां जाकर खूब एंजॉय करते हैं, तो दैट प्लेस इज ऑल्सो वैल्यूबल। कोई मेटल है जिसको बेच के अच्छे पैसे मिल रहे हैं, उससे कई सारी चीजें बन रही है, तो वो भी वैल्यूबल है। तो दोनों ही चीजें जो है वो वैल्यूबल में काउंट आता है। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल विद टाइम। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they can become a economical value। कुछ चीजों की इकोनॉमिकल वैल्यू आज नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर में हो सकती है। जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम लोग घर में सब खाते हो, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू अभी नहीं है, लेकिन उसी अचार को मम्मी जो बनाती है उसको पैकिंग करके हम मार्केट में बेचे और पैसे कमाने लग जाए, तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो जाती है। समझ में आया सबको यहां तक? हु इज अम्मा? अरे अम्मा नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी की बात कर रहा हूं। सबको समझ में आ गया यहां तक? इशिका? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सब रिसोर्स लेके बैठोगे, समझ गए? नेक्स्ट क्लास में सब रिसोर्स लेके बैठना, और घर से कोई बाहर मत निकलना, सब घर पे ही रहना, क्वारंटाइन रहना, बिना कोई काम के कोई बाहर मत निकलना, घर पे ही रहना, तो मेरे जैसे सब गोरे हो जाओगे। आज क्लास मैंने जल्दी स्टार्ट भी तो किया था ना। ओके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय द फेस्टिवल।